जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आई हुई एजीटीए भर्ती से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आने वाली एजीटीए भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इटावा में सामुदायिक विकास परियोजना किसने आरंभ की? किसने आरंभ की? तो देखिए, इटावा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसमें पूछ रहा है इटावा में सामुदायिक विकास परियोजना किसने आरंभ की। तो बात करें इटावा में सामुदायिक विकास परियोजना की तो किसने शुरू किया था? अल्बर्ट मायर ने। किसने? अल्बर्ट मायर ने। साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि इटावा में सामुदायिक विकास परियोजना को जो है कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। किसने आरंभ किया था? अल्बर्ट मायर ने। तो इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संप्रेषण प्रक्रिया का अवयव नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है संप्रेषण प्रक्रिया का अवयव कौन सा नहीं है। तो बात करें संप्रेषण प्रक्रिया की तो सबसे पहले कम्युनिकेटर होता है जो कि सेंड करता है मैसेज को, जो कि किसके माध्यम से जाता है? चैनल के माध्यम से पहुंचता है रिसीवर के पास। तो कौन कौन से अवयव हो जाते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के? कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ये चार जो है कि संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य अवयव होते हैं। इन्हें भी याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संप्रेषण प्रक्रिया के कितने अवयव होते हैं। तो चार अवयव होते हैं। कौन कौन से? कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो कम्युनिकेटर भी है, मैसेज भी है और रिसीवर भी है, लेकिन एडवाइज़र नहीं है, परामर्शदाता नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। बात करें नई दिल्ली की तो नई दिल्ली में क्या स्थित है? आपका क्या स्थित है? NBPGR। NBPGR जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जिसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1976 ईस्वी में। तो ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा। बात करें बेंगलोर की तो याद रखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। वहीं बात करें कटक की तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पे स्थित है? कटक, जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो इन चारों को याद रखिएगा, चारों से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की निम्न किस्म विलंबता शीर्षता बीमारी के लिए अवरोधी है। आपको बताना है कि इन चारों वैरायटी में से कौन सी एक ऐसी वैरायटी है जो कि आलू की पछेती अंगमारी की अवरोधी किस्म है। तो कौन सा होता है? कुफरी बादशाह। और इससे संबंधित एक पॉइंट और याद रखिएगा, कुफरी बादशाह जो है कि आलू की अगेती व पछेती अंगमारी के लिए दोनों के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी हो जाती है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों में जिप्सम किसकी आपूर्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो बात करें सरसों की तो सरसों में जिप्सम की आपूर्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? सल्फर। कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? सल्फर। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें जिप्सम की तो जिप्सम में जो है कि 20% सल्फर पाया जाता है एवं 29% कैल्शियम पाया जाता है। तो ये परसेंटेज याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिप्सम में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो जिप्सम में सल्फर की मात्रा होती है 20%। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है। तो कैल्शियम की परसेंटेज कितनी होती है? 29%। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरसों की फसल में जिप्सम उपयोग सल्फर की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, तिलहनी फसलों में सल्फर तेल की मात्रा 4 से 9% बढ़ा देता है। तो तिलहनी फसलों में सल्फर का यूज़ करने से ऑयल कंटेंट जो कि 4 to 9% वृद्धि हो जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि तिलहनी फसलों में सल्फर का यूज़ करने से ऑयल कंटेंट कितना परसेंट बढ़ जाता है। तो 4 से 9% बढ़ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है। तो दलहनी फसलों में जो है कि नत्रजन का स्थिरीकरण जो है कि राइजोबियम द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइजोबियम द्वारा। बात करें नीलहरी शैवाल की, तो इसके द्वारा जो है कि धान में, किसमें? धान में जो है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर प्रमुख स्रोत है। गाजर जो है कि किस चीज़ का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए, आपके एग्जाम में स्रोत से संबंधित एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाएगा कि किस फल से या फिर किस सब्जी से कौन सा स्रोत हमें प्राप्त होता है, जिसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करें गाजर के प्रमुख स्रोत की, तो कौन सा होता है? कैरोटीन। कौन सा होता है? कैरोटीन। आइए अन्य के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें नारंगी गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, थायमीन और राइबोफ्लेविन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि नारंगी गाजर में कैरोटीन, थायमीन और राइबोफ्लेविन अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैरोटीन विटामिन ए का सोर्स होता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गाजर में 3150.0 आयु विटामिन ए पाया जाता है। तो गाजर में विटामिन ए भी पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोप्रोटान इज अ। आइसोप्रोटान है, आइसोप्रोटान क्या है? फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, हर्बिसाइड है या फिर नेमेटोडसाइड है। तो आइसोप्रोटान जो है कि हर्बिसाइड है। क्या है? आइसोप्रोटान हर्बिसाइड है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए हर्बिसाइड के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें आइसोप्रोटान की, तो आइसोप्रोटान एक सेलेक्टिव और सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। तो ये भी याद रखिएगा, आइसोप्रोटोन क्या है? सेलेक्टिव और सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है, जिसका प्रयोग मुख्यतः गेहूं में फ्लेरिस माइनर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, आपसे एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आइसोप्रोटान सेलेक्टिव हर्बिसाइड है या फिर नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, या ऐसे भी आइसोप्रोटान गेहूं की फसल में किसके लिए किया जाता है। तो फ्लेरिस माइनर के लिए, जिसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वर्तमान में फ्लेरिस माइनर आइसोप्रोटान के प्रति सहनशील हो गया है। अब इसके नियंत्रण के लिए सल्फोसिल्फ्यूरान हर्बिसाइड का यूज करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा कि वर्तमान समय में फ्लेरिस माइनर जो है कि आइसोप्रोटान के प्रति सहनशील हो गया है। अब इसके नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी तने वाली सब्जी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि तने वाली सब्जी, जड़ वाली सब्जी और पत्ती वाली सब्जी, इन दोनों में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाएगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कि तने वाली सब्जी है। गाजर, शकरकंद, गांठ गोभी या फिर मूली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांठ गोभी। गांठ गोभी जो कि तने वाली सब्जी है। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कौन सी सब्जी तने वाली है और कौन सी सब्जी राइजोम वाली है। तो बात करें तने वाली सब्जी की, तो तने का रूपांतरित भाग कौन कौन सा होता है? आलू होता है, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, गोभी एवं गांठ गोभी। तो याद रखिएगा तने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं। और बात करें राइजोम वाली सब्जियां, तो हल्दी और अदरक, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हल्दी और अदरक किस में आते हैं? राइजोम में आते हैं। बात करें बल्ब की, तो बल्ब में प्याज और लहसुन, इनको जो है कि बल्ब कहा जाता है। बात करें जड़ का रूपांतरित भाग की, तो हो जाता है गाजर, मूली, शकरकंद एवं चुकंदर आदि। तो याद रखिएगा तने वाली सब्जियां कौन हैं, जड़ का रूपांतरित सब्जियां कौन हैं, राइजोम वाली सब्जियां कौन हैं और बल्ब वाली सब्जियां कौन हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूलबिंद सबसे बौना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार के टेस्ट सीरीज में पूछा जा चुका है। तो निम्नलिखित में से सेब का जो है कि M27 कौन सा M27 मूलबिंद सबसे बौना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के ऊपरी तने को कहते हैं? तो केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं? तो केले के ऊपरी तने को कहते हैं स्यूडो स्टेम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केले के ऊपरी तने को जो कि स्यूडो स्टेम कहते हैं। इसे याद रखिएगा, आभासी तना भी कहता है। आभासी तना, आभासी तना के भी नाम से जाना जाता है किसे? केले के तने के ऊपरी भाग को, याद रखिएगा। बात करें केले के प्रोपोगेशन की, तो इसमें प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि केले में जो है कि प्रसारण किसके द्वारा होता है, तो राइजोम द्वारा, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष पास किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ध्यान देने वाली बात है। पूछा है, भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष पास किया गया था, न कि लागू? तो पास किया गया था 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में। बात करें फूड प्रोडक्ट ऑर्डर की, तो 3 मई सन 1955 ईस्वी को जो है कि पास किया गया था भारत सरकार द्वारा। डेट भी याद रखिएगा, शायद आपसे एग्जाम में डेट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलगोभी में ब्राउनिंग का कारण है? फूलगोभी में ब्राउनिंग का क्या कारण है? बोरान की कमी से फूलगोभी में जो है कि ब्राउनिंग रोग होता है, याद रखिएगा। बात करें नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से फूलगोभी में बटनिंग होता है। क्या होता है? बटनिंग रोग होता है नाइट्रोजन की कमी से। वहीं बात करें नाइट्रोजन की अधिकता की, नाइट्रोजन की अधिकता से जो है कि फूलगोभी में होलोस्टोम हो जाता है। वहीं बात करें मॉलिबेडनम की कमी की, तो फूलगोभी में मॉलिबेडनम की कमी से विपेटेल रोग हो जाता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में फूलगोभी से संबंधित एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्का अनुपमा किसकी एक प्रजाति है? तो अर्का अनुपमा जो है कि एक पालक की प्रजाति है। किसकी? पालक की प्रजाति है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें अर्का अनुपमा की, पालक की एक उन्नत किस्म है जिसे IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो कि कहाँ पे स्थित है, बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया है। यह किस्म 70 से 80 दिनों में 4 कटाई देती है। याद रखिएगा, 70 से 80 दिनों में 4 कटाई देती है। अन्य किस्में इसकी हो जाती हैं पूसा रहित और जोबनर ग्रीन। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद नूतन किसकी एक प्रजाति है? तो बात करें आज़ाद नूतन की, तो आज़ाद नूतन जो है कि एक लौकी की प्रजाति है। किसकी? लौकी की प्रजाति है। बात करें आज़ाद नूतन की, तो ये जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मौलिक हाइड्रोजाइड रसायन की छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में जमाव से बचाव में सहायक होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बदल बदल के कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, मौलिक हाइड्रोजाइड का शॉर्ट नेम होता है MH रसायन। क्या होता है? MH रसायन। कई बार एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो है कि प्याज के भंडारण के लिए जो है कि जमाव से बचाव के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है? तो MH रसायन का यूज किया जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ओनियन। कौन सा हो जाएगा? प्याज। फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मौलिक हाइड्रोजाइड रसायन की छिड़काव जो है कि प्याज की फसल के भंडारण में जमाव के लिए किया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर MH14 मौलिक हाइड्रोजाइड रसायन का छिड़काव प्याज की फसल पर करने से प्याज के भंडारण में कंदों में जमाव नहीं आता है। किसमें? प्याज के भंडारण में कंदों में जो है कि जमाव नहीं आता है। इसका छिड़काव पत्तियों के ऊपरी भाग गिरने से पहले 250 ppm की मात्रा का छिड़काव करते हैं। तो याद रखिएगा,
काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम है। तो देखिए आप सभी के एग्जाम में बॉटनिकल नेम से संबंधित ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है, जिसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करें फ्रेंच बीन या किडनी बीन की, जिसका बॉटनिकल नेम हो जाता है फिजियोलस वल्गेरिस। क्या होता है? फिजियोलस वल्गेरिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर में चूड़ील आसिता रोग का कारण होता है। मटर में चूड़ील आसिता रोग का कारण क्या होता है? एरिसाइफी पॉलीगोनी। क्या होता है? एरिसाइफी पॉलीगोनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनुलेशन किस फसल का एक फिजियोलॉजिकल विकार है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका दैहिक विकार है? नींबू का। किसका? नींबू का जो है कि दैहिक विकार है ग्रेनुलेशन। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें ग्रेनुलेशन, नींबू मौसम्बी फल का प्रमुख दैहिक विकार है, जिसमें रस पुटिकाओं का दानेदार होना, सूखा हो जाना तथा पेक्टिन और लिग्निन आदि की वृद्धि होना, जिससे रस में कमी आ जाती है। तो ग्रेनुलेशन जो कि नींबू प्रजाति के फलों का जो है कि दैहिक विकार है, जिसके द्वारा पेक्टिन, लिग्निन और उनके रसों में कमी आ जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सी कोल क्रॉप की श्रेणी में हैं? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो कि कोल क्रॉप की श्रेणी में आता है। तो गांठ गोभी जो है कि कोल क्रॉप की श्रेणी में आता है। जिसकी फैमिली की बात करें तो इसका फैमिली होता है ब्रेसिकेसी। याद रखिएगा, इसका फैमिली क्या होता है? ब्रेसिकेसी। वहीं आपसे पूछ दे चुकंदर की फैमिली, तो चुकंदर की फैमिली क्या होती है? चिनोपोडिएसी। क्या होती है? चिनोपोडिएसी, याद रखिएगा। अगर बात करें पालक की फैमिली की, तो पालक की फैमिली भी क्या होती है? चिनोपोडिएसी। और सलजम अगर पूछे एग्जाम में सलजम की फैमिली, तो सलजम की फैमिली होती है ब्रेसिकेसी। तो फैमिली भी याद रखिएगा, आप सभी के एग्जाम में फैमिली भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन से फल में एस्कार्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो बात करें इन चारों ऑप्शन की, तो सबसे अधिक जो है कि आंवला में। बात करें एस्कार्बिक एसिड की, तो एस्कार्बिक एसिड का सेंस होता है विटामिन सी से। किसे होता है? विटामिन सी से, जो कि आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें एस्कार्बिक एसिड की, तो एस्कार्बिक एसिड जिसे विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है, सबसे ज़्यादा जो है कि बारबाडोस चेरी के बाद आंवला में पाया जाता है। यानी कि विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाता है? बारबाडोस चेरी में। उसके बाद किसमें पाता है? आंवला में। तो याद रखिएगा, यदि आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? बारबाडोस चेरी, आंवला में, तो सबसे पहले आप सही करेंगे बारबाडोस चेरी। अगर ऑप्शन में बारबाडोस चेरी नहीं है तो ऑप्शन सही होगा आंवला, क्योंकि सबसे अधिक पाया जाता है बारबाडोस चेरी में, उसके बाद आंवले में पाया जाता है। बात करें पके आम की, तो पके आम में विटामिन ए पाया जाता है। पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सेब की बात करें तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैलिक एसिड जो है कि किस फल में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं कि पके आम के फल में जो है कि विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला देश है। तो बात करें विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला देश कौन हो जाता है? चीन हो जाता है। कौन आता है? चीन हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश भी कौन आता है? चीन हो जाता है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? सेकंड नंबर पर होता है भारत हो जाता है, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पर कौन होता है? भारत होता है। और पिछले क्वेश्चन में भी फसलोत्पादन में भी जो कि सेकंड नंबर पे हमारा भारत हो जाता है। कितने नंबर पे? सेकंड नंबर पे। पहले कौन होता है? चाइना, और दूसरे पे होता है हमारा भारत। तो याद रखिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें वर्ष 2018 में विश्व में 5 सब्जी उत्पादक देश, तो पहले पर कौन आता है? चीन, दूसरे पर आता है भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे टर्की एवं पाँचवें पे नाइजीरिया। तो याद रखिएगा। तो साथियों ये रहे आपके यूपी 80 द्वारा आई हुई
एजीटीए भर्ती से संबंधित हुए सभी संभावित प्रश्न जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी के लिए ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपकी रिवीजन के लिए लेकर के आता रहता हूं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।